तो हेलो एवरीवन। यूनिट 3 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट किया था। यूनिट 3 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें 3 टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। पहला है आपका आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, सेकेंड है आपका पावर फैक्टर और थर्ड है आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है या इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, और अगर हमें कोई वेव फॉर्म दी हुई होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर आया कहाँ से, उसका फॉर्मूला और उसका न्यूमेरिकल। तो लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू? बेसिकली इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कहां पर कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए। आपने ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वेवफॉर्म देखा होगा। जनरली उसको हम साइन वेव या कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप पर्टिकुलर टाइम पर साइन वेव की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि टाइम के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म की वैल्यू चेंज होगी। जैसे t इक्वल टू 0 पर वैल्यू डिफरेंट होगी, 1 पर वैल्यू अलग होगी, 2 पर वैल्यू अलग होगी, 3 पर वैल्यू अलग होगी। सिमिलरली t की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इट मींस ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। लेकिन मेजरमेंट पर्पज से या फिर उसको किसी एप्लीकेशन में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यूज करना है तो उस वैल्यू को हम यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो दैट्स वाई वी रिप्रेजेंट that value according to root mean square value or effective value. What is the definition for the effective value? You can say it is the effective value of an alternating current or voltage, or you can say it is the equivalent steady DC value or constant value which will provide the same effect as DC signal will provide. ओके इसका मीनिंग क्या है? जैसे आपके पास में दो लैंप लगे हुए हैं, ठीक है, आपके पास में दो लैंप लगे हुए हैं। आपने लैंप को सप्लाई दी, लेट अस से 6 वोल्ट आरएमएस एसी सप्लाई। ओके, लैंप के अकॉर्डिंग आपको ब्राइटनेस मिलेगी। सेम लैंप को आपने सप्लाई दी, लेट अस से स्टडी 6 वोल्ट डीसी सप्लाई। लैंप ऑन होगी, आपको ब्राइटनेस मिलेगी। दोनों केस में ब्राइटनेस सेम होगी। इट मींस जो इफेक्ट आपका डीसी सिग्नल प्रोवाइड करेगा, सेम इफेक्ट आरएमएस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी के केस में प्रोवाइड करेगी। ओके, that's why we can say it is the constant value which will provide the same effect as DC signal will provide. तो आप यहां पर बोल सकते हो कि 6 वोल्ट डीसी सिग्नल या स्टडी 6 वोल्ट डीसी सिग्नल किसके इक्विवेलेंट है? 6 वोल्ट आरएमएस एसी सिग्नल के इक्विवेलेंट है। जब भी हम मल्टीमीटर से लैबोरेटरी में अगर हमें एसी सिग्नल को मेजर करना हो और आरएमएस वैल्यू अगर मल्टीमीटर ना दे तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी।
तो जनरली जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं मेजरमेंट वाले, वो हमें आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आरएमएस वैल्यू। जैसा नाम है उसका, रूट मीन स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सपोज आपके पास में एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, लेट अस से एक्स ऑफ टी, और उसका फंडामेंटल पीरियड है कैपिटल टी। तो यहां कैपिटल टी क्या है? फंडामेंटल पीरियड। यहां कैपिटल टी क्या है? फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, और यू कैन से फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ टी। अगर आपके पास में कोई पीरियोडिक वेव फॉर्म है, उसका फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 to t x square t dt. So with the help of this formula you can calculate the RMS value. जैसा नाम है रूट मीन स्क्वायर, मींस x ऑफ t का स्क्वायर, यू नो x स्क्वायर t। मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t x square t dt। ओके, फिर है आपका ये मीन वैल्यू आ गई, फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपने ओवरऑल क्वांटिटी का अंडर रूट ले लिया, तो फाइनली यू विल गेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फाइनली यू विल गेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर आता है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा वेवफॉर्म या ऐसा सिग्नल जो अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट करेगा, उसको हम पीरियोडिक वेवफॉर्म बोलते हैं। ऐसा फंक्शन या ऐसा वेवफॉर्म या ऐसा सिग्नल जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक वेवफॉर्म बोलते हैं। जिस टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, उसको हम वेवफॉर्म का फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। मैथमेटिक्स में हम बोल सकते हैं कि x ऑफ t पीरियोडिक कब होगा? जब x ऑफ t प्लस कैपिटल T के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल t, वेयर t क्या है? t एक ऐसा टाइम है जिसके बाद वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट करेगी, तो t को ही हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको वेवफॉर्म गिवन होगी और ऑब्वियसली आपको पीरियोडिक वेवफॉर्म गिवन होगी, तभी आप उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तभी आप उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वेवफॉर्म को सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, और केवल 1 साइकिल के लिए वेवफॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। कंप्लीट वेवफॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने फॉर्मूला देखा था। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 to t x square t dt। तो आपको वेवफॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है फॉर, और यू कैन से ओनली फॉर 1 साइकिल। ठीक है, ओके। अब 1 साइकिल कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम वेवफॉर्म के लिए फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करेंगे। फंडामेंटल पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे? आपको देखना है कि वेवफॉर्म रिपीट कहां से करेगी। तो यहां पर जो वेवफॉर्म है वो राइट साइडेड वेवफॉर्म है, मतलब वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हुई है। ओके, तो आप वेवफॉर्म को 0 से देखना शुरू करिए और देखिए कि वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कब करेगी। तो अगर आप वेवफॉर्म को ध्यान से देखोगे, 4 के बाद सेम शेप रिपीट होगी। पहले आप देखो, एक ट्रायंगुलर शेप है, फिर एक रेक्टेंगुलर शेप है, 4 के बाद फिर ट्रायंगुलर शेप है, फिर रेक्टेंगुलर शेप है, 8 के बाद फिर ट्रायंगुलर शेप आएगी। तो वेवफॉर्म रिपीट कहां से करेगी? आफ्टर 4, और यू कैन से 4 से वेवफॉर्म का रिपीटेशन है।
तो फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ, 4 हुआ। फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, और एक साइकिल आप कहां से कहां तक कंसीडर करोगे, 0 से लेकर 4 तक। एक साइकिल आप कहां से कहां तक कंसीडर करोगे, 0 से लेकर 4 तक, बिकॉज आपने 0 से देखा कि वेवफॉर्म का रिपीटेशन 4 से था। ओके, तो दैट्स वाई फंडामेंटल पीरियड आपका 4 आ गया, एक साइकिल आ गई 0 से 4 तक। अब इस वेवफॉर्म को सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तभी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x ऑफ t की आरएमएस वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डन। ओके, तो कैसे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे? अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखोगे, इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट वी विल डिसाइड फंडामेंटल पीरियड फॉर द वेवफॉर्म। कैसे डिसाइड करेंगे? ऑरिजिन से देखेंगे और देखेंगे कि रिपीटेशन कहां से है, उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल पीरियड डिसाइड होगा। जहां से रिपीटेशन होगा और जहां से आपने देखा था वो एक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर ग्राफ को या उस पर्टिकुलर सिग्नल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में? पहले आप देखो 0 से 2 तक शेप अलग है, 2 से 4 तक शेप अलग है। इसका मतलब 0 से 2 सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होगा और 2 से 4 सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होगा। ठीक, ओके। अब 0 से 2 अगर आप देखोगे तो वेव फॉर्म पहले इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव गोइंग स्लोप है। उसके बाद 2 पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कितना गया, 10। उसके बाद सडनली वैल्यू डिक्रीज होगी और आप 2 पर देखो तो वैल्यू 0 हुई, फिर नेगेटिव में -10 हो गई। ठीक है, तो 0 से 2 हम वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, राइट। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 0,0। आपको 0 से 2 तक वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम लिखें लेट अस से कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 10 है, तो 2, 10। ओके, सो दिस इज माई x1, ओके, दिस इज माई y1, दिस इज माई x2, दिस इज माई y2। ओके, और लाइन इक्वेशन क्या थी? लाइन इक्वेशन थी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। ओके, यहां y क्या है? आपने वर्टिकल स्केल पर x ऑफ t लिया है तो यहां y है x ऑफ t। हॉरिजॉन्टल स्केल पर आपने टाइम t लिया हुआ है तो x है आपका t, तो y हो गया आपका x ऑफ t। ओके, y1 हो गया 0, y2 आपको मालूम है 10, y1 0, x2 आपको मालूम है 2, x1 0। x का मतलब आपने t को लिया है या वेरिएबल t को लिया है हॉरिजॉन्टल स्केल पर, तो x की वैल्यू आ गई t, x1 आ गया 0, तो यहां से हमें x ऑफ t मिलेगा और x ऑफ t कितना होगा? x ऑफ t होगा 5t। ओके, तो x ऑफ t 5t कब होगा? जब t की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। 2 से 4 वेव फॉर्म का शेप अलग है, 2 से 4 वेव फॉर्म का शेप अलग है, और आपको मालूम है कि 2 से 4 कौन सी वेव फॉर्म है? रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 to 4 वैल्यू कितनी है? -10। 2 to 4 आपकी वैल्यू कितनी है? -10। ओके, तो 2 to 4 वैल्यू आप लिखोगे -10। ओके, so this is my mathematical representation for the given waveform for one cycle means from 0 to 4। ठीक है, okay, now let us see how we can calculate RMS value for the given waveform। क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट ऑफ
अब बार बार अंडर रूल लगाने से बेटर है कि मैं इसको लिख देता हूं एक्स स्क्वायर सबस्क्रिप्ट इन सबस्क्रिप्ट आरएमएस। ठीक है, बाद में इसका हम अंडर रूल ले लेंगे। डन। तो 1/t, टी का मतलब फंडामेंटल पीरियड, कितना था फंडामेंटल पीरियड 4, इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, ओके। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें? आपको मालूम है कि आपके पास वेव फॉर्म के लिए दो वैल्यूज हैं, पहला 0 से 2, दूसरा 2 to 4। तो आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, ओके। और 0 to 2 एक्स ऑफ टी कितना है 5t, इसका स्क्वायर करिए 25t स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। दूसरा प्लस इंटीग्रेशन नेक्स्ट होगा 2 to 4। ओके, एक्स ऑफ टी कितना है -10, इसका स्क्वायर करिए 100 dt। ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। 1/4 कॉमन टर्म था। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। सो 1/4 यू नो कॉमन टर्म, 25 यू नो कांस्टेंट। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में? टी पावर 3/3। ओके, लिमिट होगी 0 to 2 प्लस 100 यू नो कांस्टेंट। आप 100 लिख सकते हैं या 100 को मैंने बाहर लिख लिया। 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा? टी लिमिट फ्रॉम 2 to 4, लिमिट फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, लिमिट फ्रॉम 2 to 4। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट अस सी आगे कैसे करना है। लेट अस सी आगे कैसे करना है। तो 1/4 ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर आरएमएस की, ये ध्यान रखना है। ओके, 1/4 तो 25/3 हो गया। ओके, और आप टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 to the power 3 कितना हो गया आपका? 2 to the power 3 हो गया आपका 8 हो गया। और जब 0 पुट करेंगे तो -0। ठीक है, प्लस 100 हो गया। जब अपर लिमिट 4 है और तो टी की वैल्यू 4, लोअर लिमिट 2 है तो टी की वैल्यू 2, तो 2 - 4 सॉरी 4 - 2, 4 -2। ठीक है, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 1/4 ये हो गया आपका 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 हो गया आपका 200/3 प्लस, और 100 इंटू 2 हो गया आपका 200। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा 200/3 प्लस 200, ये होगा आपका 800/3, 800/3, 800/3। ओके, तो वी हैव आंसर 200/3। ठीक है, और लेकिन आंसर है आपका, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर आरएमएस की। तो एक्स आरएमएस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 200/3। तो वी हैव फाइनल आंसर, तो वी हैव आंसर 8.165। वी हैव आंसर 8.165। ठीक है, 8.165। ठीक है, ओके। अगर न्यूमेरिकल में एक्स ऑफ टी वोल्टेज सिग्नल हो, मतलब आपको दिया है ये वेव फॉर्म वोल्टेज के लिए दी हो या ये वेव फॉर्म करंट के लिए दी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट भी लिखना है। अगर ये वेव फॉर्म वोल्टेज के लिए होगी तो आरएमएस वैल्यू आएगी 8.165 वोल्ट। अगर ये करंट वेव फॉर्म होगी तो आंसर आएगा 8.165 एम्पियर। तो दिस इज माय आरएमएस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और यू कैन से
इफेक्टिव वैल्यू फॉर द गिवन वेवफॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर आपको ट्रायंगुलर वेवफॉर्म गिवन है और यहां डॉटेड का मीनिंग है कि वेवफॉर्म कंटिन्यू है अप टू इंफिनिटी, राइट साइडेड वेवफॉर्म है और वेवफॉर्म कंटिन्यू है अप टू इंफिनिटी, और ऑब्वियसली वेवफॉर्म पीरियोडिक वेवफॉर्म होगी, तभी आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप फंडामेंटल पीरियड लिखेंगे। तो अगर आप इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखोगे तो वेवफॉर्म अपने आप को कहां से रिपीट करेगी? 2 से। आपने देखा 0 से। 0 से क्यों देखा? बिकॉज लेफ्ट में वेवफॉर्म कंप्लीटली 0 है। या पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको वेवफॉर्म के लिए केवल एक साइकिल ही दी हो, उसके अकॉर्डिंग आप फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करोगे, डन। फिर आप उस वेवफॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। यहां पर आपको वेवफॉर्म दी हुई है 0 टू इंफिनिटी, तो हम कहां से देखेंगे रिपीटेशन? कहां से देखेंगे? 0 को रेफरेंस मान के। तो अगर आप 0 को रेफरेंस मान के इस वेवफॉर्म को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वेवफॉर्म अपने आप को 2 से रिपीट करेगी। जब t की वैल्यू 2 होगी तब वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट करेगी। तो 2 से रिपीटेशन होगा, फिर 4 से होगा, फिर 6 से होगा, फिर 8 से होगा। तो यहां फंडामेंटल पीरियड कितना आया? फंडामेंटल पीरियड आया 2, ओके। और जनरली क्या होता है, जब वेवफॉर्म लेफ्ट में भी होती है तो आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को ओरिजिन मानकर भी देख सकते हैं कि वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कहां से करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक वेवफॉर्म बनाता हूं लाइक दिस, अगर मैं कोई एक वेवफॉर्म बनाता हूं, सपोज मैं इस तरीके से कोई एक वेवफॉर्म बनाता हूं, ठीक है, ओके। और मैं बोलता हूं कि ये पीरियोडिक वेवफॉर्म का एक साइकिल है, इसको मैं लिख देता हूं -2 then 0 then 2, ओके। और मैं ये लिखता हूं कि ये पीरियोडिक वेवफॉर्म का 1 साइकिल है। फिर आप इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अब तो यहां पर केवल एक ही साइकिल दी हुई है, तो आप इसको इजीली मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला -2 to 0, फिर 0 से 2। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉब्लम इज दैट, तो यहां पर आप 0 से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते 0 से? बिकॉज आपको वेवफॉर्म की केवल एक साइकिल दी हुई है, तो आपको कहां से देखना है? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से। कहां से? -2 से। और रिपीटेशन कहां से होगा? 2 से रिपीटेशन होगा। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? ये डिफरेंस कितना हुआ? 2 - 2, ये डिफरेंस हुआ 4। तो यहां फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ? 4। तो यहां फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ? 4। बट यहां पर हम ओरिजिन से देख रहे हैं, तो हमारी एक साइकिल कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 2 तक। अगर आप डिफरेंस निकालें तो कितना होगा? 2 - 0 वी हैव 2, तो यू कैन से माई फंडामेंटल पीरियड इज 2। बट हम यहां डायरेक्ट बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, दैट्स वाई आपने कहा कि 2 से रिपीटेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल पीरियड यू हैव 2, ठीक है। तो आपने फंडामेंटल पीरियड कैलकुलेट किया, फंडामेंटल पीरियड लिखा, ओके। अब आपको इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, या इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो अगर आप इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखोगे तो 0 से 1 है आपका पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल, ठीक है, ओके। और 1 से 2 है आपका नेगेटिव गोइंग रैंप सिग्नल। 0 से 1 मैथमेटिकल फॉर्म अलग होगी, 1 से 2 मैथमेटिकल फॉर्म अलग होगी। तो 0 से 1 मैथमेटिकल फॉर्म कैसे निकालेंगे? आप इस पॉइंट को मान लो A, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 0, 0। A के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? X 1 है, Y 8 है, 1, 8।
फिर जब आप 1 से 2 वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो 2 वाले पॉइंट को मान लो बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 है बाई 0, तो 2,0। ठीक है, इसको मैं अलग से बना देता हूं। तो 0 से 1 आपको इस टाइप की वेव फॉर्म दिखेगी। ये 0 था, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 थे, इसको आप O मान लो। और ये पॉइंट A था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 1,8। तो दिस इज माई x1 by 1, दिस इज माई x2 by 2। और लाइन इक्वेशन क्या थी, बाई माइनस बाई 1, बाई का मतलब x ऑफ t, बाई 1 0, बाई 2 8, बाई 1 0, x2 1, x1 0, x आपका t, x1 0। तो वी हैव x ऑफ t इक्वल टू 8t। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब t होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। सिमिलरली दूसरा सेक्शन बना लो। दूसरा सेक्शन का मतलब 1 से 2, 1 वाला था पॉइंट A, कोऑर्डिनेट्स थे 1,8। 2 वाला था पॉइंट B, कोऑर्डिनेट्स थे 2,0। अब वेव फॉर्म का मूवमेंट है A टू B, तो x1 होगा 8, y1 x1 1 सॉरी y1 8, और x2 y2, x2 2 और y2 0। तो यहां इक्वेशन क्या मिलेगी, x ऑफ t माइनस कितना होगा, बाई माइनस बाई 1, बाई 1 का मतलब 8 इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1, तो 0 माइनस 8 ओवर x2 माइनस x1, x2 2, x1 1, और x माइनस x1, तो x है आपका t और x1 है आपका 1, तो t माइनस 1। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करिए तो मिलेगा x ऑफ t माइनस 8 इक्वल टू, ये मिलेगा आपको माइनस 8, 2 माइनस 1 होगा 1, और t माइनस 1, इसको सॉल्व करिए, माइनस 8t प्लस 8, तो आपको x ऑफ t मिलेगा माइनस 8t प्लस 16, माइनस 8t प्लस 16। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है 1 से लेकर 2 तक। आप इसको लिखेंगे t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। तो फॉर गिवन वेव फॉर्म फॉर 1 cycle we have mathematical representation, or we have value 8t where t is greater than equal to 0, less than equal to 1, and its value is minus 8t plus 16 for t greater than equal to 1, less than equal to 2. So this is my mathematical representation for given waveform. ठीक है, यहीं तक टफ था। उसके बाद आपको फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था हमारा आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, एक्स आरएमएस था अंडर रूट। अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है, रूट मीन स्क्वायर। किसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, एक्स ऑफ टी की। डन, तो आप क्या लिखो, रूट मीन स्क्वायर, बैक साइड से स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर टी। ओके, और अगर आप एक्स ऑफ टी को ध्यान से देखो तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब आपको मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स स्क्वायर टी के लिए, इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स स्क्वायर टी डी टी इंटू 1 बाई टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। अब आपको निकालना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ होल क्वांटिटी, अंडर रूट ऑफ होल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा तरीका जैसे सिंपल है, आपके पास में सपोज 3 वैल्यूज हैं 1 2 3, और आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आपने बोला रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर,
अब मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 3, ये होगी आपकी मीन स्क्वायर वैल्यू। अब फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ होल क्वांटिटी, अंडर रूट ऑफ होल क्वांटिटी। ओके, तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर देन मीन वैल्यू, ओके, एंड फाइनली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो फॉर्मूला वी हैव सीन, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये केवल आपका समझाने के लिए था। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने फंडामेंटल पीरियड भी कैलकुलेट किया हुआ है, आपने वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट बार बार लिखने से बेटर है हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1/t, टी कितना था, फंडामेंटल पीरियड कितना था 2, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2, टी था 2, एक्स स्क्वायर टी डी टी। ओके, अब हमें एक्स स्क्वायर ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन आपको मालूम है एक्स ऑफ टी की वैल्यू 0 से 1 अलग है, 1 से 2 अलग है, तो हम इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे 1/2, इसको स्प्लिट करिए फर्स्ट फ्रॉम 0 to 1, ओके, और 8t का स्क्वायर कितना 64t स्क्वायर dt प्लस 1 से 2 कितना वैल्यू -8t प्लस 16, इसका स्क्वायर -8t प्लस 16 होल स्क्वायर डन, dt ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला तो ओके है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम है, पहले आप होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मैं एज इट इज लिख देता हूं 1/2, यू नो कॉमन टर्म 64, यू नो कांस्टेंट, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, यू नो टी पावर 3/3 लिमिट, यू नो 0 to 1। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2। ठीक है, तो अब आप इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लो, तो होल स्क्वायर एक्सपैंड करने के बाद हमें क्या मिलेगा -8t स्क्वायर, तो 64t स्क्वायर, 64t स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो 256 माइनस कितना, इसका दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो -256t, -256t। ओके, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके और इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट अगेन, बिकॉज यू नो 1/2 आपका कांस्टेंट टर्म था। ठीक है, ओके, तो एक्स स्क्वायर आरएमएस हमें कितना मिलेगा 1/2, यू नो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ओके, फिर था 64/3, 64/3 लिमिट, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, तो दैट्स वाई सेम आपको मिल गया 1 - 0। ठीक है, लिखना है नहीं भी लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे टर्म को आप इंटीग्रेट कर लो, प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन 64t स्क्वायर, तो इसका होगा 64t पावर 3/3, फिर था प्लस 256, तो इसका होगा 256t, और लास्ट था आपका -256t, तो इसका होगा -256t स्क्वायर बाई 2, और को क्लोज करिए, यहां लिमिट थी आपकी 1 to 2, लिमिट थी आपकी 1 to 2। ठीक है, इसको क्लोज करके और लास्ट में क्लोज, बिकॉज 1/2 आपका कॉमन टर्म है। ठीक है, तो हो गया 1/2 64/3। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 64/3, पहले आप 2 पुट करेंगे, तो 2 पावर 3
2 पावर 3 माइनस 1 पावर 3, ठीक है, ओके, प्लस 256, 2 माइनस 1, ओके, माइनस 256 बाई 2 और कितना टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड, लास्ट ब्रैकेट, ओके। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी हैव 1/2 विद इन ब्रैकेट 64/3 प्लस विद इन ब्रैकेट 64, 2 पावर 3 माइनस 1 पावर 3 प्लस 256, 2 माइनस 1 माइनस 256 बाई 2, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4. जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 4.61। यहां आपको एक्स आरएमएस मिलेगा 4.61, ठीक है। अगर वेवफॉर्म करंट वेवफॉर्म होगी तब यूनिट एम्पियर होगी, अगर वेवफॉर्म वोल्टेज वेवफॉर्म होगी तब यूनिट वोल्ट होगी, और यूनिट लिखना जरूरी है, राइट। यहां एक्स ऑफ टी था, जनरलाइज था, तो आप सिंपल लिख दीजिए। अगर उसने लिखा होता आई ऑफ टी तब यूनिट होती एम्पियर समथिंग, अगर उसने वेवफॉर्म को लिखा होता बी ऑफ टी तब यूनिट होती वोल्ट समथिंग। So this is all about the RMS value for the triangular waveform. Okay. Now next. अब यहां पर वेवफॉर्म चेंज की हुई है, कौन सी वेवफॉर्म है? तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में जो वेवफॉर्म मिलेगी उसकी आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है। मे बी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा भी था कि हम आरएमएस वैल्यू हाफ वेव के केस में कैसे निकालते हैं। तो यहां पर वेवफॉर्म भी दे सकता है या पूछ भी सकता है कि कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, या फिर पूछ सकता है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। तो वहां पर आपको वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी, ओके। अगर वेवफॉर्म दी होगी देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग पहले हम फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे, फिर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका फंडामेंटल पीरियड लिख लेते हैं। तो आप अगर वेवफॉर्म को देखोगे तो वेवफॉर्म 0 टू इंफिनिटी डिफाइन है, ओके। डॉट डॉट का मतलब वेवफॉर्म 0 टू इंफिनिटी डिफाइन है, और वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट हुई है? 0 से स्टार्ट हुई है। तो आपको 0 को ओरिजिन मान के देखना है कि वेवफॉर्म का रिपीटेशन कहां से है। तो अगर हम इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो रिपीटेशन है 2 पाई से, रिपीटेशन है 2 पाई से। तो आपकी एक साइकिल हुई 0 से 2 पाई तक, और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ? 2 पाई का फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ? 2 पाई। अब इस वेवफॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है? जैसे आपने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के केस में कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करके लाइन इक्वेशन की हेल्प से वेवफॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था, ओके। लेकिन साइन वेव के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, राइट, उस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये साइन ही ना। बस ये था कि हाफ वेव के केस में जब डायोड ऑन कंडीशन में था तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती थी, जब डायोड ऑफ कंडीशन में था तो हमें 0 मिलता था। ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही तो है, साइन वेव जो आप इनपुट में देते थे उसकी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो इसको हम लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे हम इसको? तो ये बेसिकली साइन वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आप ध्यान रखिए कि जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन क्या है साइन का? ए साइन
ओमेगा टी प्लस थीटा, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन, बट यहां पर थीटा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके, तो हमने लिखा ए साइन ओमेगा टी। अब आपको मालूम है कि 0 से पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की, पाई टू 2 पाई 0 है। ठीक है, तो आप 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन 0 से पाई जो वेवफॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू आपकी हो गई 10। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू आपकी हो गई 10। ठीक है, ओके। अब ओमेगा हम कैसे डिफाइन करें, तो और ओमेगा और टी में आपको रिलेशन पता होगा, तो हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, और एफ को हम लिख सकते हैं 1 बाई टी। ओमेगा आपका था 2 पाई बाई टी, ओमेगा था आपका 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, ओके। अब यहां टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो टी की वैल्यू है 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ठीक, ओके। तो लेट अस सी एक्स ऑफ टी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए की वैल्यू 10, तो 10 साइन ओमेगा 1, तो 10 साइन टी। ये कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, और 0 कब होगा, व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू 2 पाई। So this is mathematical representation for the given waveform. This is a mathematical representation for the given waveform. ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला मालूम है, एक्स आरएमएस क्या था, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। ओके, फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, तो लेट अस सी, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू 1 बाई टी, टी था फंडामेंटल पीरियड, यू नो 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, ओके। अब सिग्नल की वैल्यू 0 से पाई अलग है, पाई से 2 पाई अलग है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 पाई, यू नो कॉमन टर्म, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम 0 टू पाई। एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 10 साइन टी, उसका स्क्वायर करिए 100 साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, एक्स ऑफ टी की वैल्यू 0 है, 0 डी टी, यू नो बाई डिफॉल्ट दूसरा इंटीग्रेशन तो 0 आ गया, बाई डिफॉल्ट दूसरा इंटीग्रेशन तो 0 आ गया। अब हमें पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो पहला इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर समथिंग है, तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा हम लिखते थे 1/2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आप साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2t। ठीक है, ओके। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा के लिए, बट यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ टी है, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2t। ठीक है, ओके। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू 1/2 पाई, यू नो कॉमन टर्म, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ओके, 100 यू नो कांस्टेंट है, तो 100 को मैं बाहर लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2 भी मैंने बाहर लिख दिया। इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस 2t, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूं 100, इसको ओवरऑल बाहर लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने 4 पाई,
1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में आपको मालूम है टी, और cos 2t का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में sin 2t बाई 2। ओके, और लिमिट कितना है 0 टू पाई, लिमिट कितना है 0 टू पाई। ठीक है, ओके। पहले हमने 1 को इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो यू हैव टी, फिर हमने cos 2t को इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में, वी हैव sin 2t बाई 2। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, तो 100 बाई 4 पाई, 100 बाई 4 पाई, लेट अस सी कैसे होगा। पहले हमने पुट किया पाई माइनस, और आप देखो sin 2 पाई कितना होता है, 2 इंटू 180 साइन ऑफ 360 0। तो आपका sin 2 पाई 0 होगा, तो पाई माइनस 0 आ गया, माइनस। ठीक है, ओके। फिर 0 है, आपका t की वैल्यू 0 पुट की हमने, तो 0, और आपको मालूम है कि साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 माइनस 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें पाई मिलेगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल हुआ, तो 100 बाई 4 आ गया आपका 25। दैट्स वाई एक्स RMS आ गया आपका 5। ठीक है, सो दिस इज माई RMS वैल्यू फॉर द गिवन सिग्नल, दिस इज माई RMS वैल्यू फॉर द गिवन सिग्नल। ठीक है, ओके। और फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये करंट वेव फॉर्म हो, अगर ये I ऑफ t हो, या ये वोल्टेज वेव फॉर्म हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट लिखना जरूरी है, गलती नहीं करना है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अगर ये करंट वेव फॉर्म होगी तब आंसर आएगा 5 एम्पियर, अगर ये वोल्टेज वेव फॉर्म होगी तब आंसर आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज माई RMS वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। ठीक है, तो हो सकता है कि वो वेव फॉर्म ना दे, तो आप वेव फॉर्म को याद रखिए, और जनरली क्या होगा, वेव फॉर्म दी होगी, तो अगर वेव फॉर्म दी होगी तो मेक श्योर सबसे पहले फंडामेंटल पीरियड, उसके बाद एक साइकिल के लिए वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, देन यू हैव RMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू फॉर पर्टिकुलर गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन RMS वैल्यू के लिए, अब यहां आपको कौन सी वेव फॉर्म दी हुई है, दिस इज आउटपुट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, this is output for full wave rectifier, maybe for center tape full wave rectifier or maybe for bridge rectifier. Okay, so this is output for full wave rectifier, so here we have full wave rectified sine wave. ठीक है, ओके। सेम थिंग, सबसे पहले हम निकालेंगे फंडामेंटल पीरियड। अगर आप वेव फॉर्म को ध्यान से देखो तो रेफरेंस हम किसको देखेंगे, ओरिजिन को, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम राइट साइड में देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में सिग्नल 0 है, तो वेव फॉर्म का रिपीटेशन कहां से होगा, पाई से। ठीक है, तो एक साइकिल होगी 0 से पाई तक। ठीक है, दैट्स वाई फंडामेंटल पीरियड होगा पाई, दैट्स वाई फंडामेंटल पीरियड होगा पाई। तो आपको वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, केवल 0 से लेकर पाई तक, केवल 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था साइन वेव के केस में, बिकॉज ये आपका साइन वेव ही तो है, क्योंकि जब हम रेक्टिफायर पढ़ते थे तो हम देखते थे कि जब डायोड ऑन होगा तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ब्रिज के केस में या सेंटर टेप के केस में बाकी के डायोड्स ऑन होते थे, तो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलता था। सो वी विल गेट सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल फॉर द इनपुट सिग्नल। ठीक है, ओके। बट आपको वेवफॉर्म दी हुई है, लेकिन है तो ये साइन वेव ही,
तो इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू साइन वेव। और साइन वेव का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था मैंने, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा भी होता है, लेकिन यहां थीटा 0 है, थीटा हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक, अब मेन थिंग है कि ओमेगा कैसे कैलकुलेट होगा। तो ओमेगा और टी में रिलेशन मैंने बताया था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, टी आपका फंडामेंटल पीरियड पाई, तो ओमेगा आएगा 2। ठीक, ओके, सो दैट्स वाई वेवफॉर्म का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, 10 है इसका एम्पलीट्यूड, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, दिस इज वैल्यू ऑफ ए मींस एम्पलीट्यूड। तो वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x ऑफ टी इक्वल टू ए का मतलब 10 साइन ओमेगा 2, तो साइन 2t, राइट। और ये एप्लीकेबल है वैल्यू, ये वैल्यू कब एप्लीकेबल है, जब t की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई। तो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन वेवफॉर्म फॉर वन साइकिल, दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन वेवफॉर्म फॉर वन साइकिल। ठीक है, ओके। अब आपको आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला मालूम है, तो एक्स स्क्वायर आरएमएस क्या था, 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स स्क्वायर टी डी टी, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर आरएमएस। ओके, टी है फंडामेंटल पीरियड था पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ओके, और एक्स स्क्वायर टी, आप इसका स्क्वायर करिए तो 100 साइन स्क्वायर 2t, और इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करना है आपको टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सिंपली कितना हो गया 100 ओवर पाई, ठीक है, 0 टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर 2t dt, इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद हमें लिमिट पुट करनी है, तो हमारे पास में फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2t को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 4t, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 1 माइनस कॉस 4t। ठीक है, so that's why we have 100 अपॉन 2 पाई, 2 भी मैंने बाहर ले लिया, ओके, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 4t, ओके, dt। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा t, और cos 4t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा sin 4t बाई 4, तो ये आपको मिलेगा 100 ओवर 2 पाई, 1 का t के रिस्पेक्ट में t, cos 4t का t के रिस्पेक्ट में sin 4t बाई 4, और लिमिट आपको मालूम है 0 टू पाई। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस केस में किया था, तो यहां पर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 7.07, आपको यहां आंसर मिलेगा x RMS के लिए 7.07। ओके, अगर वेवफॉर्म वोल्टेज क्वांटिटी होगी तब यूनिट वोल्ट होगी, अगर वेवफॉर्म करंट वेवफॉर्म होगी तब यूनिट एम्पियर होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी आरएमएस वैल्यू, और यू कैन से इफेक्टिव वैल्यू फॉर दी ऑल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म और फॉर दी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है, तो ये सिलेबस में यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट में टॉपिक दिया हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट दी इफेक्टिव वैल्यू, उसने वहां आरएमएस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसने सिलेबस में इफेक्टिव वैल्यू दे रखा है। तो इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों एक ही हैं, बेसिकली आरएमएस वैल्यू ही इफेक्टिव वैल्यू है फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट और फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट आता है पावर फैक्टर। अब यहां केवल पावर फैक्टर का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। वैसे फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी पावर फैक्टर की, जनरली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और इसका मेन रोल भी है, बट यहाँ पर सिंपली आपको ये पढ़ना है कि पावर फैक्टर आया कहाँ से, और अगर हमें करंट वेवफॉर्म दी हो, वोल्टेज वेवफॉर्म दी हो, या करंट वोल्टेज का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हो, तब हम पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपली पावर फैक्टर क्या है, दिस इज डेफिनेशन फॉर द पावर फैक्टर, it is cosine of phase difference between voltage
and current, or you can say it is ratio of average power to apparent power. मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, cos of थीटा b माइनस थीटा i और p ओवर s. p आपका है एवरेज पावर और s है आपका apparent पावर. और आपने पढ़ा होगा s था आपका प्रोडक्ट ऑफ RMS value of voltage and RMS value of current. Okay, S है notation for the apparent power. And what is the mathematical value for apparent power? It is VRMS into IRMS. VRMS means root mean square value for voltage and IRMS means root mean square value for current. ठीक है. अब अगर हमें पावर फैक्टर ड्राइव करना हो कि ये इक्वेशन आई कहां से, तो उसको हम देख लेते हैं जल्दी से. ठीक, तो ये इक्वेशन कहां से आई. बेसिकली अगर मुझे किसी सर्किट में टर्मिनल पर वोल्टेज डिफाइन करनी हो तो जनरलाइज वे में मैं वोल्टेज कैसे लिखूंगा, V ऑफ टी इक्वल टू Vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा V. ठीक है, उसको मैंने कॉस से रिप्रेजेंट कर लिया. Bm उसका मैग्नीट्यूड है या पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, थीटा उसका एंगल है, B लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में वोल्टेज के लिए. सेम वे में अगर मुझे किसी सर्किट में टर्मिनल के थ्रू करंट डिफाइन करनी हो तो मैं करंट कैसे डिफाइन करूंगा, आई कैन डिफाइन करंट फॉर एनी सर्किट थ्रू एनी टर्मिनल according to Im cos omega t plus theta I. Okay, let us say equation number 2. Let us say equation number 2. ठीक है, अब मुझे सर्किट में एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है. मुझे वोल्टेज पता है टर्मिनल के अक्रॉस, मुझे टर्मिनल के थ्रू करंट पता है. अब मुझे सर्किट में एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है. तो एवरेज पावर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P इक्वल टू BI, B ऑफ टी इंटू I ऑफ टी. ठीक है, तो B ऑफ टी की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 से, तो कितना होगा Bm cos ओमेगा टी प्लस थीटा B. I ऑफ टी की वैल्यू मैं पुट करूंगा सेकेंड इक्वेशन से, क्या होगा Im cos ओमेगा टी प्लस थीटा I. अब मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं Bm Im और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा B इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा I. ठीक है, अब इसको आगे मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं, तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर 2 cos A cos B. तो ये फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. ठीक है, तो ये आपको मिलेगा Bm Im बाई 2, ये आपको मिलेगा Bm Im बाई 2. आपने कहा cos A प्लस B, तो ये हो गया आपका cos A प्लस B का मतलब हुआ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा B प्लस थीटा I. ठीक है, ओके, प्लस cos A माइनस B का मीनिंग हुआ थीटा B माइनस थीटा I. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड. अब आप इसको ध्यान से देखो तो आपको 2 टर्म मिल रहे हैं. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको 2 टर्म मिल रहे हैं, या अगर आप चाहो तो आप Bm Im बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज पावर आपको मिलेगी. इसको मैं लिख देता हूं, Bm Im बाई 2 था तो इसको मैं लिख देता हूं Bm बाई रूट 2 और इसको मैं लिख देता हूं Im बाई रूट 2. ठीक है, पहला टर्म था cos 2 ओमेगा टी, पहला टर्म था cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा B प्लस थीटा I. ठीक है, दूसरा टर्म था प्लस करके सेम आ जाएगा Bm बाई रूट 2, ये आ जाएगा Im बाई रूट 2,
यहां था cos थीटा बी माइनस थीटा आई, ठीक है। ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माई सेकेंड टर्म। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म आपका साइनोसॉइडल सिग्नल रिप्रेजेंट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा। सेकेंड आपका कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज टी पर डिपेंडेंसी नहीं है। फर्स्ट आपका साइनोसॉइडल सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा। सेकेंड आपका कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज टी पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी हो तो एवरेज पावर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका फर्स्ट टर्म है, जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की एवरेज वैल्यू, फर्स्ट टर्म की एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल, फर्स्ट टर्म की एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल या ओवर इट्स पीरियड कितनी होगी 0। इसकी एवरेज वैल्यू ओवर आ पीरियड कितनी होगी 0। इट मींस एवरेज पावर भी कितनी होगी 0। ओके, सो एवरेज पावर आपको मिलेगी सिंपली P इक्वल टू कितना Bm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बी माइनस थीटा आई, ठीक है। और Bm बाई रूट 2 को हम लिख सकते हैं BRMS, Im बाई रूट 2 को हम लिख सकते हैं IRMS। ये साइनोसॉइडल सिग्नल की RMS वैल्यू है, सिमिलरली ये वोल्टेज सिग्नल की RMS वैल्यू है, और ये आया cos थीटा बी माइनस थीटा आई। ओके, अब आप देखो दो टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ VRMS इंटू IRMS, इसी को हम बोलते हैं एपरेंट पावर, नोटेशन होता है इसका S। और cos ऑफ थीटा बी माइनस थीटा आई डिफाइन करता है पावर फैक्टर को, पावर फैक्टर को। इसीलिए पावर फैक्टर की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, इट इज कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इट इज कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो हम पावर फैक्टर को लिख सकते हैं कॉस ऑफ या कोसाइन ऑफ थीटा बी माइनस थीटा आई, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, तो आपका पावर फैक्टर या यू कैन से कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई कितना होगा P ओवर S। इसीलिए हमने सेकेंड डेफिनेशन क्या लिखी थी, इट इज रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू एपरेंट पावर, इट इज रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू एपरेंट पावर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पावर फैक्टर। फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वैसे रेयरली पूछा जाएगा, जनरली हो सकता है कि 2 नंबर में पावर फैक्टर की डेफिनेशन पूछ ले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फॉर्मूला पूछ ले तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल पूछा भी जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ आ सीरीज कनेक्टेड लोड ड्रॉज अ करंट IT वेयर IT इज 4 cos 100 pi t plus 10 degree ampere and the applied voltage is V of t value 120 cos 200 pi t minus 20 degree volt. Find the power factor. दोनों फॉर्मूले से आप पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज यहां पर आपको थीटा बी भी मालूम है, थीटा आई भी मालूम है, तो यू कैन कैलकुलेट पावर फैक्टर अकॉर्डिंग टू रिलेशन कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई। अब थीटा बी कहां से आएगा, थीटा बी आएगा V ऑफ टी से, ठीक है, और थीटा आई कहां से आएगा, I ऑफ टी से। कैसे आएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन मालूम है आपको, V ऑफ टी का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था, Bm cos ओमेगा टी प्लस थीटा बी। तो दैट्स वाई जब हम कंपेयर करेंगे जनरल को गिवन के साथ तो थीटा बी आएगा -20 डिग्री, ठीक है। सेम वे में करंट वेवफॉर्म का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Im cos
या साइन भी हो सकता है, क्योंकि आप उसको जनरली बोलते हैं ना साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, तो साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोसाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ साइन दिया हुआ है तो आप अपना जनरल रिप्रेजेंटेशन साइन के अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। यहाँ कॉस दिया हुआ है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई। जनरल को गिवन से कंपेयर करिए तो थीटा आई आएगा 10 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करिए तो पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस ऑफ -20 -10, तो यू हैव कॉस ऑफ -30 डिग्री। ये आ गया आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके आप प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं। तो वी हैव आंसर 0.866, वी हैव आंसर 0.866। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर द पावर फैक्टर, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू एंड पावर फैक्टर। दो टॉपिक जो सेकेंड पार्ट में यूनिट 3 में दिए हुए थे वो हमने कवर कर लिए। हो सकता है पावर फैक्टर ना भी पूछा जाए, लेकिन डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है। न्यूमेरिकल में भी ना आए लेकिन डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डेरिवेशन अगर आएगा तो ठीक है, आपको मैंने करा दिया कि बेसिकली फॉर्मूला कहां से आया, तो अगर डेरिवेशन आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी आपको मैंने बताया था। अब यूनिट 3 का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।